हेलो, वेलकम टू फोकल आईएएस। अब हम डिस्कस करेंगे 2020 के हिस्ट्री ऑप्शनल के वर्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस। लाइक यहाँ पे हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम जस्ट अ सेकेंड कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक इट आउट। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2022 से लेके 2014 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। किस चीज का? क्वेश्चन के टाइप का। दिस मीन्स कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको देखकर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर या फिर आपको एनालिसिस करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ से देखकर एनालिसिस कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं होते हैं। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी होते हैं। फर्स्ट 5 जो होते हैं वो आपके कंपलसरी होंगे और फिर बाकी के जो बचे हैं आपके 9 क्वेश्चंस, उन 9 क्वेश्चंस में से आपको एक 3-3 का सेट होता है, तो 3-3-3 इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो या कोई 2 आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से 2 कर दोगे तो आपको फिर मॉडर्न से एक ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं, सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं और फोर्थ क्वेश्चन उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। आपको ये कंपलसरी होता है और इनमें से या तो आप कोई 2 कर लीजिए या फिर कोई सा एक कर लीजिए। ये ऑप्शन इसलिए रहता है कि जैसे ये पार्ट होता है बी, ये पार्ट बी है, पेपर 2 का पार्ट बी होता है ये, और पार्ट ए जो होता है उसमें होता है आपके सेम स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स होते हैं, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स, थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स, फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स। ये भी आपका कंपलसरी होता है। अब जो आपके ये वाले क्वेश्चंस बचे हैं इनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप 2 यहाँ से कर सकते हो, एक यहाँ से कर सकते हो या फिर एक यहाँ से कर सकते हो और 2 यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली एक थीम होती है जो आपको अप्रोच करने की आपको अडॉप्ट करनी है और यही एक गाइडलाइंस है जो क्वेश्चन पेपर में दी होती है। आपको अपने चॉइस के हिसाब से फिर यहाँ पे अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करना होता है। बट यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 14 क्वेश्चन पर ईयर मिल रहे हैं और 9 ईयर्स का हमारे पास पेपर है, तो 126 क्वेश्चन हमारे पास है, यानी 126 टॉपिक्स होंगे। अब इसमें से एक एनलाइटनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आपका, लाइक यू कैन से चाइनीज़ वॉर, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यूरोपियन रेवोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन बहुत डाइवर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग डायमेंशन से आते हैं। अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे या फिर आपको सेलेक्ट जो क्वेश्चन करने होंगे, आपको यहाँ पे 14 क्वेश्चन में से जो आपको सेलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, 14 क्वेश्चन में से 5 कंपलसरी है, अब मिनिमम 3 तो आपको और करने ही है, तो 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, दिस इज द थीम। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारे को। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम डेली 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, डेली 32 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारा टारगेट है, 32 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है डेली, यानी 32 टॉपिक्स हम डेली ही पढ़ेंगे और ये दिस इज द टारगेट। ओके, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटनमेंट वर इन सम वे अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिस्कवरीज एंड थ्योरीज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था लेकिन फिर से बता देंगे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मैं जस्ट एक ब्रेक लूंगा, जस्ट एक सेकेंड। ओके,
तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंसिपल्स जो थे एनलाइटनमेंट के वो कंटिन्यूएशन थे किसके, डिस्कवरीज एंड थ्योरीज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो डिस्कवरीज और थ्योरीज थी उसके कंटिन्यूएशन था। तो पहले हमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन को डिफाइन करना होगा कि वो क्या था। इसमें हम गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इन सबको हम कोट करेंगे, इनके इन्वेंशंस बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि इनके इन्वेंशंस जो थे वो किस वजह से थे, रीजनिंग की वजह से, क्रिटिकल एनालिसिस की वजह से, साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो थी उसकी वजह से। तो इन सब को फिर हम देखेंगे, यही सेम प्रिंसिपल्स जो थे, यही सेम प्रिंसिपल्स साइंटिफिक फील्ड से हटा के फिर ये सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब में लगा देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में। और फिर यहाँ से निकल के आएगा क्या, एनलाइटनमेंट। यहाँ पे मॉरल, इवन मॉरल लाइफ पे भी ये लगाएंगे कि क्वेश्चन करने लगेंगे एवरीथिंग, चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और यहीं से आएगा एनलाइटनमेंट के पीछे। ओके, तो हमें यहाँ पे ये देखना है, पहले हमें दिखाना होगा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या था, उसमें किस किस ने कंट्रीब्यूट किया था, क्या क्या इन्वेंशन किए थे, वो किस वजह से इन्वेंशन कर पाए थे, और फिर जो रीजंस थे वही रीजंस हमने यहाँ पे एनलाइटनमेंट में देखे कि एम्पेरिसिज्म हम लेके आए। यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लाइफ की बात करने लगे, यहाँ पे हम लिबरलिज्म के बारे में बात करने लगे, यहाँ पे हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करने लगे, कॉज एंड एनालिसिस अफेक्ट करने लगे, इंडिविजुअलिज्म की बात करने लगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे एनलाइटनमेंट में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो दिखने लगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये कहाँ से आए हैं, यहीं से ही कंटिन्यूएशन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लाइक आंसर है, और इसको हम यहाँ पे जो भी हिस्टोरियन ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को एनलाइटनमेंट से कनेक्ट किया होगा उस हिस्टोरियन का नाम हम जरूर लिखेंगे। ओके, ये बहुत अच्छी एनालिसिस होगी और हम इसको एनालाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 इंक्लूडेड बोथ लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एज वेल एज द मोर इमीडिएट इवेंट्स। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लॉन्ग टर्म कॉजेज देखने हैं, इमीडिएट कॉजेज देखने हैं। लॉन्ग टर्म कॉजेज में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल सब देखने। पॉलिटिकल में कैसे हम ऑटोक्रेसी थी, डिवाइन लाइफ के बारे में बात करते थे। ठीक है, और इकोनॉमिक में देखें कैसे क्राइसिस थी, वहाँ पे 1% लोगों के पास 90% वेल्थ होती थी। क्लर्जीमैन, नोबल्स कैसे अपने हाथ में सारे पावर्स रखते थे। सोशल के बारे में देखेंगे कि जो स्ट्रेटा था वो कैसे डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में। फिर उसके बाद हम कल्चरल लाइफ के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे कल्चर क्या था। इन सब ये जो रूट्स थे, इन सब रूट्स में जाके कल्चरल लाइफ में यहाँ पे लिटरेचर वगैरह, जो फिलोसफर थे, रोल ऑफ फिलोसफर वगैरह के बारे में मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर देखें कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थे वो बहुत लॉन्ग टर्म भी थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो कि लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल फैक्टर दोनों ही थे वहाँ पे, और इमीडिएट कॉजेज भी थे। इमीडिएट कॉजेज में हम देखेंगे कैसे इमीडिएटली उन्होंने एक पार्लियामेंट, एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद लोगों ने डिमांड्स रखी, डिमांड्स को एक्सेप्ट ना करने के लिए मीटिंग दोबारा बुलाई नहीं गई, उससे लोग डिसेंचेंट हो गए, और फिर वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हो जाता है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से इसको हम देखेंगे भी। ओके, अगेन हिस्टोरियंस के नाम फिर से हम लिखेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड फार रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल consequences with the advent of assembly line factory, urbanization and rise of urban working class. Okay, industrial revolution had far reaching social and political consequences. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस दोनों लिख देने हैं। सोशल कॉजेस क्या थे, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए, डिसएंचेंटमेंट हो गया लोगों का, स्लम का डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉलिटिकल में क्या देखेंगे कि राइज ऑफ वर्किंग क्लास आ गया, न्यू फिलोसफीज आने लगी, सोशलिज्म वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड ज़्यादा होने लगा। ओके, यहाँ पे हम देखें कॉलोनिज्म भी ज़्यादा बढ़ गया, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कॉलोनिज्म में भी बूस्ट मिला। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके, विद द एडवेंट ऑफ असेंबली लाइन फैक्ट्रीज, असेंबली लाइन फैक्ट्रीज की वजह से क्या होता था कि मैन की जो लाइक ह्यूमन जो था वो डिसेंचेंट हो गया। अल्टीमेट प्रोजेक्ट, वो अल्टीमेट प्रोजेक्ट क्या बन रहा है उससे पता ही नहीं उसे।
अर्बनाइजेशन हो जाएगा, अर्बनाइजेशन में स्लम वगैरह वो लिखेंगे। बेसिकली जो मैंने यहाँ बताया कि सोशल और पॉलिटिकल पार्ट में लिखना है और हमें यहाँ पे एनालिसिस करने हैं और यहाँ पे हमें दिखाना है कि क्या क्या इम्पैक्ट थे। इम्पैक्ट दोनों तरीके के होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। ओके, तो हम इसको बाइफरकेट ऐसे भी कर सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट जो थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो पॉजिटिव थे, सोशल इम्पैक्ट नेगेटिव थे और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे कि दिस वाज रेवोल्यूशनरी बिकॉज, क्योंकि ये जो चेंजेस थे रेवोल्यूशनरी थे, इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नाम रेवोल्यूशन दिया जाता है। ओके, उसके बाद आता है मल्टीट्यूड ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज केम टू बी नोन एज अ थर्ड वर्ल्ड बिलोंगिंग टू नीदर द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी नॉट द कम्युनिस्ट सेकेंड वर्ल्ड। हमें थर्ड वर्ल्ड के बारे में लिखना है। थर्ड वर्ल्ड के बारे में जिस हिस्टोरियन ने लिखा है उसका नाम लिखना बहुत मस्ट है। जिस हिस्टोरियन ने लिखा है इसके बारे में नाम लिखना बहुत मस्ट है यहाँ पे। और थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, उनकी क्या थीम थी, यहाँ पे नेम का रेफरेंस भी आएगा और कैसे ये डिफरेंट थे दोनों वर्ड से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश वर slated to withdraw from Palestine in May 1948 and both sides prepared for that day. Violence between Arabs and Jews already endemic escalated. Basically यहाँ पे ये था कि एक्चुअली क्या था कि अरब और ज्यूज की जो लड़ाई है इसकी हमें पहले हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री देखनी है कि ऑरिजिन कैसे होता है। ये बहुत ही एक यू कैन से एक राइजिंग क्वेश्चन है और इसको हमें ऐसे वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनफैक्ट हम इसको आईआर के आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कई जगह यूज़ कर सकते हैं। बट इसको हमें पता होना चाहिए कि अरब और ज्यूज की जो लड़ाई है वो कैसी थी और कैसे जो ब्रिटिश थे वो मिड वे में छोड़ के चले गए। और फिर ये जो वॉर जो एंडेमिक यू कैन से टसल जो था वो कैसे एस्केलेट होके वॉर बन गया। यहाँ पे हमें 1948 के वॉर के बारे में लिखना होगा, फिर 60 वॉर वगैरह के बारे में लिखना होगा। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होगी और एस्केलेशन जो है वो आज तक चल रहे हैं, ये सब लिखना होगा। बेसिकली हमें पहले हिस्ट्री लिखनी है कि हिस्ट्री जो बैकग्राउंड है इस वॉर जो टसल चल रहा है अरब्स के बीच में और ज्यूज के बीच में, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना होगा। ओके, Napoleon was not a revolutionary but he solidified many of the revolutionary changes of 1789 and 1789 to 1791। यहाँ पे नेपोलियन जो थे उन्होंने किसी भी रेवोल्यूशन में पार्ट नहीं लिया था। इनफैक्ट ही वाज अ सोल्जर और उनका जो काम था वो लोग एज ए स्टेट की तरह लाइक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लोग प्रेस कर रहे थे, तो वो रेवोल्यूशन को सप्रेस ही कर रहे थे। लेकिन बट जो रेवोल्यूशन की थीम्स थी उनको उन्होंने सॉलिडिफाई किया था। सॉलिडिफाई करने की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि वो थीम्स जो हैं वो यू कैन से ही वाज द सन ऑफ द रेवोल्यूशन, ऐसे कह सकते हैं। रेवोल्यूशन के बेटे थे वो, क्योंकि रेवोल्यूशन को ही उन्होंने नाम प्रज्वलित किया था। ओके, एंड ही हिमसेल्फ सपोर्टेड मोस्ट ऑफ द आइडियाज एंड प्रपोजल्स ऑफ एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स। उन्होंने कई सारे, जैसे इन्होंने रूसो के ऊपर भी कमेंट किया था। ओके, रूसो के ऊपर भी कमेंट किया था, इन्होंने प्रेस किया था फिलोसफर को। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि ये सॉलिड जो ही वाज द सन ऑफ द रेवोल्यूशन बट नॉट ट्रू सन ऑफ द रेवोल्यूशन भी लिखना है यहाँ पे कि रेवोल्यूशन के बहुत सारे आइडियाज जो इनके लिए इनकन्वीनियंट थे या फिर लेटर एज पे इनकन्वीनियंट हो गए थे वो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए थे या फिर उनको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो यही चीज यहाँ पे लिखनी है। बेसिकली ये क्वेश्चन वही है कि नेपोलियन वाज द सन ऑफ द रेवोल्यूशन बट नॉट ट्रू सन ऑफ द रेवोल्यूशन, यहाँ पे हमें सब्सटेंशिएट करना है। इजी क्वेश्चन है। लिंकन्स मेन थीसिस वाज दैट स्लेवरी इशू हैड टू बी डिसाइडेड वन वे एंड द अदर एंड could no longer be evaded by compromise। लिंकन जो थे उनका मानना ये था कि स्लेवरी को खत्म ही करना, एनिहिलेट करना है। ओके, और इस इशू को डिसाइड करना है किसी भी तरीके से। ओके, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, तो लिंकन का जो फोकस था वो ये था कि स्लेवरी जो है वो एज ए इशू जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म करना है। इस बेसिस पे लिंकन की थीम थी। ओके, और इसी को हमने देखना है कि कैसे यही मतलब व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस थिंकिंग दिस थीसिस इन द अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर में
थीसिस का क्या रोल था हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। अगेन हिस्टोरियन का रोल बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हिस्टोरियन जो है वही बताते हैं कि अमेरिकन में कि लिंकन की किस थीसिस से क्या फ़र्क पड़ा, तो यहाँ पे हिस्टोरियन ही बताएंगे। ओके, तो हमें ये चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा हिस्टोरियन से। ओके, और ये रोल जो है यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे और भी चीज़ें थी जो फैक्टर कर रही थी, वो भी हमें लास्ट में कंक्लूजन में लिखना होगा कि सिर्फ इस थीसिस की वजह से नहीं, और भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। और बट स्ट्रेस करना होगा कि ये जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, और कैसे प्ले कर रहा था ये हम पहले ऊपर समझा देंगे। ओके, 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 फ्राइटेंड द crowned heads of Europe and caused several to abdicate. Those who remained were cognizant of the threats posed by liberalism, nationalism and socialism. Okay, comment. यहाँ पे ये देखना है 1848 का जो रेवोल्यूशन होता है, ओके, उसकी वजह से जो पावर चेंज आते हैं, जो भी एम्पायर या एम्परर्स हटते हैं उनके बारे में लिखना है। फिर लिखना है जो रह जाते हैं उनको पता होता है कि कैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म जो है वो दैट इज कमिंग आफ्टर देम, तो वो भी कुछ प्रोविजंस लेंगे और उन प्रोविजंस के बारे में लिखना है, और क्या कितना वो सक्सेसफुल होता है, कितना फेलियर होता है, ये लिख लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से एम्पायर ख़त्म हो गए 1848 के बाद, या फिर कौन कौन से एम्पायर में क्या क्या चेंज हो गए, और जो भी आता है या रह जाता है उसने क्या किया उसके बारे में हमें लिखना होगा। ये एक थीम है जो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, हमें यूरोप के मैप की नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट मैप भी बनाना यहाँ पे पड़ेगा, इसमें कौन कौन से किंगडम थे, कौन कौन से रूलर थे, उनके बारे में हमें लिखना होगा, क्या क्या पॉलिसीज लेके आए इसके बारे में लिखना होगा। ये हम एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। ओके, अगेन फ्रॉम द लेंस ऑफ हिस्टोरियंस के प्रिज्म से देखना होगा कि वो क्या चीज़ है। ओके, फ्रॉम बिस्मार्क्स ब्लड एंड आयरन speech and his forceful action to achieve German unification, Bismarck came to be known as Iron Chancellor. यहाँ पे बिस्मार्क का रोल देखना है इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। ओके, और यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन दिया है। जनरली क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है कि इस स्टेटमेंट को बारीकी से देखो, और बारीकी से देखने में हम देखेंगे कि इनकी ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। ओके, बट कुछ फ्लॉज थे जो इन्होंने छोड़ दिए थे, और वो फ्लॉज जो होंगे वो आगे हम लोग को दिखेंगे। ओके, जैसे इन्होंने सेंट्रल पावर को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था कि कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता था, और जब आफ्टर हिम जब जो किंग था उसने अपने हैंड में पावर लेने की कोशिश की, वाज नॉट दैट एफिशिएंट और नॉट दैट कैपेबल, तो उसकी वजह से शैटर होने लगी जो बैलेंस थे, उन्होंने जो बैलेंस बना रखे थे, जो डिप्लोमेटिक बैलेंस बना रखे थे। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी और एनालाइज करना है। बेसिकली यहाँ पे रोल ऑफ बिस्मार्क को हमें एनालाइज करना है इन जर्मन यूनिफिकेशन, और यहाँ पे कुछ हमें कमियां भी नोट करा देनी है कि कैसे इनका जो मेथड था वो फुल प्रूफ नहीं था। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज हिस्ट्रीज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर? अब इसको जस्ट लाइक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका जो इम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा था, वो कंटेंट नहीं था यूरोप में, वो अक्रॉस द वर्ल्ड कंटेंट था, अक्रॉस द वर्ल्ड फैला हुआ था, और इसमें डिस्ट्रक्शन जो हुआ था वो भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक डेथ्स एंड जो इंजरीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हमें लिखना है कि दिस वॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्कस द circumstances leading to the French exit from Algeria in 1962। टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन का मतलब आप ये मान लीजिए कि ये बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज भी है इसमें और डिस्क्रीट नॉलेज भी चाहिए इसमें। अल्जीरिया में फ्रांस कैसे एग्जिट करता है, किन सर्कमस्टेंसेस में एग्जिट करता है, दूसरे पावर्स का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक
अनवेलकम्ड जनरली, बिकॉज ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है इसके बारे में, पर्टिकुलर हिस्टोरियंस के नाम नहीं पता होता है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो लाइक दीज क्वेश्चंस एक्चुअली आप कह सकते हो कि मेक योर चॉइस इजी, क्योंकि आप इसकी वजह से बाकी के 3 क्वेश्चन भी एलिमिनेट कर देते हो और आप नहीं अटेम्प्ट करते हो, बट वी विल डिस्कस दिस टू आल्सो। ओके, हाउ डिड स्टालिन बिल्ड ऑन लेनिन्स लेगेसी ऑफ Bolshevik revolution and introduce new element of totalitarianism to transform USSR as a superpower। अब यहाँ पे स्टालिन और लेनिन का कंटिन्यूएशन और कॉन्ट्रडिक्शन दोनों ही देखना होगा। स्टालिन और लेनिन का कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिन्यूएशन दोनों देखना होगा, इसको पढ़ना होगा, ये स्टडी करना होगा यहाँ पे। ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, और हमें देखना होगा कि कैसे जो थीम थी लेनिन की, उसके बेसिस पे स्टालिन ने आगे जाके टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, यूएसएसआर को सुपर पावर बनाया। रोल ऑफ स्टालिन यहाँ पे हमें देखना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद है न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर एमर्ज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एंड में न्यू पावर यहाँ पे एमर्ज हुई। एनालाइज हाउ यूएसए मैनेज टू बिकम द सोल सुपर पावर। तो यहाँ पे एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड जो स्टैब्लिश होता है, तो उसके बारे में हमें पहले लिखना है कि यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या था, कैसे एक हेजेमनी ऑफ यूएसए एस्टैब्लिश हो जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड में कैसे यूएन जो होती है वो एजेंसी ऑफ यूएसए, स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएसए बन जाती है। इन सब के बारे में लिखना है। यूएसए कैसे मैनेज टू बिकम द सोल पावर, ये भी हमें लिखना है। अब हमें इसके आगे ये भी लिखना पड़ेगा कि कैसे यूएसए की सोल पावर जो है वो चैलेंज हो गई ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि राइज ऑफ चाइना वगैरह भी यहाँ पे मेंशन करना होगा, कंटेम्प्रेरी तक लेके आना होगा, तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा यहाँ पे। और कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन या लाइक वी कैन कोट शशि थरूर आल्सो हियर, और यहाँ पे हमें लोगों को कोट करना पड़ेगा जो कंटेम्प्रेरी लिखते हैं उनके बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कंटेम्प्रेरी है उनको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। क्रिटिकली एग्जामिन वेदर इट वाज ट्रू दैट आफ्टर a century of dependency on Europeans, Africans were ill prepared for the task of nation building। यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और इस क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो आप अल्जीरिया वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहा है कि जो अफ्रीकन नेशंस थे जब वो इंडिपेंडेंट हुए तो यूरोपियंस ने उनको इक्विप नहीं किया था उन स्किल से कि वो अपने आप को मैनेज कर पाए। ओके, तो क्योंकि वो यूरोपियंस के ऊपर डिपेंडेंट थे, सेंचुरीज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन यूरोप थी, उनके यूरोपियंस थी उनके पास, वहाँ पे एजुकेशनल इंडिसेस बहुत ख़राब थे, हेल्थ इंडिसेस बहुत ख़राब थे। इन सब सिचुएशंस में जब जो पावर है वो ट्रांसफ़र हुई थी, उस वजह से टसल होते हैं। तो और हमें यहाँ पे आके लिखना होगा कि कैसे वो रूट्स अभी भी दिखते हैं, जो इल प्रिपेयर्ड कंडीशन में छोड़ा था उसकी वजह से हम सोमालिया में लिखेंगे, हम यूथोपिया पे लिखेंगे, हम सूडान में लिखेंगे, हम लिखेंगे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में, माली वगैरह में जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनके बारे में लिखेंगे, कॉन्गो के डिस्टर्बेंसेस, युगांडा के डिस्टर्बेंसेस, इन सब के बारे में हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस अभी भी चल रहे हैं और ये इल प्रिपेयर्डनेस की वजह से है। हम यहाँ पे ये भी लाइन डालेंगे कि जो प्रिपेयर्डनेस इंडिया में थी वो प्रिपेयर्डनेस वहाँ नहीं थी, कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो रहा था इंडिया में, इवोल्यूशन हो रहा था और इंडिया में, इसीलिए जो प्रिपेयर्डनेस थी वो बेटर थी टू टेक ऑन द पावर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आंसर करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिकली स्टडी वाला पार्ट 2020 के क्वेश्चंस का। तो 2020 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए यहाँ पे। अब हम देखेंगे 2019 के क्वेश्चंस, अगले वीडियो में 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 2014 तक जाएंगे और क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, फिर हम एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। पर डे हम आप ये मान लीजिए लाइक विल ट्राई टू फिनिश 3 पेपर्स, 3 साल के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आज 2022 से 21, 20 ये 3 हम आज ख़त्म करेंगे और यहाँ तक, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दिए हैं, क्योंकि अब हम इसके बाद हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, फिर दोबारा से हम कल इंट्रोडक्टरी वीडियोस डालेंगे, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हमारा 4 डे एक मैराथन होगा। 4 डे मैराथन में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं, जो आए हुए हैं, उनको हम जरूर टच कर लें, तभी हम जो बेसिक
क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक लाइक यू कैन नॉट से पूरी क्लासेस नहीं है ये, बट यहाँ पे एक स्ट्रेटजिक तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश है। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके।